ड्रग्स को लेकर घाटी में छापेमारी शुरू हो गई है और सबसे बड़ी खबर यह है कि सेना की वापसी के बाद धमकियां शुरू हो गई हैं और नार्को टेररिज्म पे सरकार ने कड़ा कदम उठाया। रंगीन खबरों की परत दर परत खोलता है तबसरा। तबसरा बयां करता है खबर के पीछे की कहानी। तीर पंचाल से सब कुछ दिखता है। नमस्कार, तबसरा आज दोपहर तक में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं आदर्शपाल गुप्ता और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर कर्नल वीके साई साहब। नमस्कार। सबसे पहले हम बात करते हैं सेना की वापसी की। कल की बड़ी खबर है, जिस तरह से खबर आ रही है कि सेना की जो कश्मीर से वापसी हो रही है, कल भी इसमें हमने जिक्र किया था और आज ये अभी सेना की वापसी की बात पूरी तरह हो नहीं पा रही, लेकिन वहाँ पे राजनीति तेज हो गई है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि यह सरकार का देखना है कितनी सेना रखनी है, कितनी नहीं है, कितनी नहीं है, लेकिन महबूबा जो है उसके बयान कुछ अलग से हट रहे हैं। तो इस वक्त जो सेना की वापसी को लेकर कश्मीर के अंदर जो बात चल रही है, वहाँ लग रहा है कि इन मौका ढूंढ रहे हैं शायद ये कि सेना अगर वापस जाती है, सेना की वापसी होती है तो एक बार फिर पुराना कश्मीर ना भटक उठे। आदर्शी, जहाँ तक डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का सवाल है, उनकी भाषा वैली में अलग और दिल्ली में अलग होती है और ये बयान उनका दिल्ली से आया है, तो लाजमी तौर पर उन्होंने दिल्ली की भाषा बोली है। जहाँ तक मैडम महबूबा का सवाल है, वो क्या कहती हैं, क्यों कहती हैं, मैं ख़ास तवज्जो तो नहीं उसको देना चाहता, पर उस पर सोच विचार करने की ज़रूर आवश्यकता है। अब अजीब से बचकानी सी बात लगती है कि ये बदामी बाग में फ़ौज बैठी है, गवर्नमेंट लैंड पर नहीं है। अरे अगर गवर्नमेंट फोर्सेस गवर्नमेंट लैंड पर नहीं होंगे तो वो किसी के मामा के घर में होंगे? क्या बचकानी सी बात करती हैं मैडम। और बदामी बाग कैंट, जम्मू का सतवारी कैंट, पुंछ का मोती महल के पास जो पुंछ गैरिजन, ये आज के बने हैं, ये महाराणा अपना प्रताप सिंह जी के टाइम के बने हुए हैं। कुछ इनमें से रणबीर सिंह जी के टाइम के बने हुए हैं। तो इन कैंट को क्या कहती हैं वो? क्योंकि आप इवैक्यूएशन करा रहे हैं गैर जिम्मेवार इंक्रोचर्स का, तो ये भी गवर्नमेंट लैंड पर हैं। ये गवर्नमेंट लैंड पर, सेक्रेटेरिएट भी गवर्नमेंट लैंड पर है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी गवर्नमेंट लैंड पर हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस भी गवर्नमेंट लैंड पर हैं, हर डिपार्टमेंट के ऑफिसेस गवर्नमेंट लैंड पर हैं। अगर आर्मी का ऑफिस गवर्नमेंट लैंड पर है तो क्या परेशानी है किसी को? बड़ी बचकानी सी बात लगी, नाइदर लॉजिकल, पर वो कोई मुद्दा लेकर भड़काने वाली बात है। कैंट थे, कैंट हैं, कैंट रहेंगे। पाकिस्तान बनने से पहले भी थे, आज भी हैं, और पाकिस्तान अगर ये बट गया मिट गया उसके बाद भी रहेंगे। लेकिन ये कैसे भूल जाती है, जब भी इनको ज़रूरत पड़ती है आर्मी की, वहीं कैंट से एक ही मिनट में पहुंच जाते हैं। चाहे फ्लड हो, चाहे भूकंप आया हो, चाहे कोई भी प्रॉब्लम हुई हो, तो इनकी मदद के लिए कैंट से निकलते हैं और पहुंच जाते हैं। अरे अपनी गार्ड को पासे करके एक बार बाहर निकल कर तो बता दो, कम से कम अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में तो बगैर प्रोटेक्शन के घूमो। जो बात करते हैं कि फ़ौज को कम कर दीजिए, बड़ी वाहियात सी बात है, तवज्जो देने वाली नहीं है। हाँ, एक चीज़ मेरे को जब ये जिक्र आया तो मुझे ख्याल आया कि किसको तकलीफ़ होती है फ़ौज की मौजूदगी से। आम शहरी को तो बड़ा एक प्रोटेक्टेड फील करना चाहिए कि फ़ौज हमारे पास है, कैंट हैं, हम कैंट के नज़दीक रहते हैं, हम सेफ़ जगह रहते हैं, हमारे घर के आगे से जब गश्त लगती है हम हिफाजत में हैं, महफूज महसूस करना चाहिए। परेशानी किसको होगी? जिनको कि इनकी गैर मौजूदगी में कुछ गलत काम करना है। बिल्कुल। और कौन चाहता है इनको हटा दो? जो उस गलत काम को बढ़ावा प्रोत्साहन देना चाहते हैं। आज दहशतगर्दी कंटेंट है, पूरी तरह कंट्रोल्ड है। एक स्टे इंसिडेंट रजौरी हो गया, कहीं हो गया, बट जो हालत थी
बैंक लूटे जा रहे हैं और हथियार छीने जा रहे हैं, रोज़ बाज़ार बंद कराए जा रहे हैं, हर जुम्मे को पत्थरबाजी, क्या 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 हो रहा था, सब कुछ बंद है। तो किसको परेशानी है? ये दहशतगर्द और उनके जो स्पॉन्सरर्स हैं, उनको जो बढ़ावा देने वाले हैं, उनको जो आगे देने वाले हैं, उन लोगों को परेशानी है, क्योंकि ये प्रोटेक्ट दबे हुए हैं, कंट्रोल्ड हैं, कंटेंड हैं। और ये कंटेंट इसलिए हैं क्योंकि आर्म फोर्सेस का मौजूदगी का प्रेशर बना हुआ है। अब आर्म फोर्सेस रोज़ शूटिंग तो नहीं कर रहे हैं ना, बिल्कुल बिल्कुल। पर उनकी मौजूदगी का एक प्रेशर है जिससे ये सब कुछ दबा हुआ है। 5 साल 10 साल दबा रहेगा तो ये दहशतगर्द खुद समझ जाएंगे कि अब ये दुकानें बंद हो चुकी हैं, हमें अब कुछ दूसरा काम धंधा सीखना चाहिए। ये आम लोगों की तरह आम शहरियों के लिए कोई दुकान खोल लेगा, कोई बिजनेस कर लेगा, कोई नौकरी कर लेगा, कोई देश के किसी दूसरे हिस्से में जाकर एम्प्लॉय हो जाएगा और धीरे धीरे दहशतगर्दी मिट जाएगी। उसको रोकने का तरीका यही है कि इस प्रेशर को हटा दो ताकि ये लोग फिर उभर कर आ सकें। बहुत ज़्यादा वाहियात ख्याल है। एक बात। दूसरी बात, आज जब हम टू वे थ्रेट का, डबल थ्रेट का, टू फ्रंट वॉर की बात करते हैं, आज ज़रूरत है पूरी इंटरनेशनल बॉर्डर, पंजाब, सांबा, यहाँ तक, सांबा नहीं माधोपुर तक, और उसके बाद लाइन ऑफ कंट्रोल, उसके बाद LAC। ये पूरा एक्टिव इलाका है। और बजाय इसके कि मथुरा से, हैदराबाद से, गुवाहाटी से ट्रुप्स यहाँ आए, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि और ज़्यादा कैंटोनमेंट्स बनाए जाएं लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के साथ, इंटरनेशनल बॉडी के बॉर्डर्स के साथ ज़्यादा कैंटोनमेंट्स आने चाहिए। जम्मू में सांबा और माधोपुर के बीच में, सांबा और पुंछ के बीच में, पुंछ और कश्मीर वैली के बीच में, लेह में, लद्दाख में, ताकि 3-4 घंटे में मोबिलाइज करके ट्रुप्स बॉर्डर पकड़ सकें। और जब बॉर्डर गर्म नहीं है तो वहीं पर ट्रेनिंग करें, वहीं पर रहें। वो रिक्वायरमेंट है और वो सोच विचार होना चाहिए देश के जो भारतीय नज़र से देखते हैं उन लीडर्स का, बजाय इसके कि ये सब प्रोटेक्शन हो दो, बॉर्डर भी खाली हो जाए। वो वही बात हुई, अभी कल बात ही हुई है, सेना की वापसी की बात हुई है, तो कश्मीर में धमकियाँ शुरू हो गई, थ्रेट शुरू हो गए उनके। तो शायद यही इरादा था कि हम इनको हटाने की बात करते हैं, आप फिर शुरू हो जाओ। तो बहुत गंदा ख्याल था जिस तरह ने भी ये इनिशिएट किया। मैं सख्त शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता, पर जिसने भी ये सोचा देश के भले में नहीं सोचा। एक चीज़ और मेरे जहन में आई थी, आपसे ऑडियंस से शेयर करता हूँ कि क्या ये वोट गेन करने का तो तरीका नहीं है जी कि कश्मीरियों को खुश कर दो। कोई अच्छा शहरी खुश नहीं होगा इस बात से। अगर खुश होंगे तो दहशतगर्द या उनके मददगार, उन्होंने वैसे भी आपको वोट नहीं देना है। जो बिल्कुल बिल्कुल, आम लोग तो सुरक्षित है ना, जो आम आदमी है, आम शहरी है, वो इस बात से कभी खुश नहीं होगा। और ये कैंटोनमेंट परमानेंट है, बदामी बाग परमानेंट है, जम्मू परमानेंट है, पुंछ गैरिजन परमानेंट है, इस तरह और भी कई कैंटोनमेंट्स परमानेंट हैं। उसके अलावा कुछ कच्ची छावनियाँ बनी थी जी, बट मालूम है वो क्या जगह है कश्मीर में, खैर नाम याद आता तो जिक्र करता हूँ। जम्मू में कच्ची छावनी, उसका नाम ही कच्ची छावनी है, जो पुलिस लाइंस में बदली हो गई। कश्मीर में जो नाम टट्टू ग्राउंड, ये सब कच्ची छावनियाँ बनी थी और फिर उनको ट्रुप्स को दे दिया गया। हफ्त चिनार में, श्रीनगर में, वो भी एक टेम्परेरीली सेटलमेंट बना था। आज CRPF उसका इंतजार करके इस्तेमाल कर रही है। पहले JNK मिलिशिया जब हुआ करता था वो वहाँ रहता था। तो ये आज की कोई ऑक्यूपेशन नहीं है, और है तो 335-370 के बाद अगर भारतीय सेना
इंडिविजुअल आदमी भी वहाँ कर रहता है तो देश का नागरिक है, उसको पूरा अधिकार है। मैडम महबूबा शायद भूल गई कि 370 अब नहीं रहा है। जो 2008 में कहा था कि हम टेम्परेरी कैंप लगाने के लिए भी जगह नहीं देंगे। बिल्कुल। हम रास्ते पर भी ऑब्जेक्ट करते हैं कि क्यों लोग जा रहे हैं अमरनाथ जी की यात्रा पर, तो उनको कैंपिंग ग्राउंड भी हम नहीं बनाने देंगे। भूल गई हैं शायद कि 370 हट गया है। भूल गई हैं कि आपका चीफ मिनिस्टरशिप और आपके अब्बा हुजूर का चीफ मिनिस्टरशिप भी हट गया है। ज़मीन पर उतरिए मैडम, ज़मीन पर उतर कर बात कीजिए। आज आप अपनी कंस्टिट्यूंसी की भी नुमाइंदगी नहीं कर रही हैं। एनीवे कर्नल साहब, ये सब चीज़ों को देखते हुए लग रहा है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव हो सकते हैं, चुनावों का सिलसिला शुरू हो सकता है, या कोई सेना की वापसी जैसी सब बयानबाजी चुनावों की आहट दे रही हैं। देखिए, मुझे 2-3 चीज़ें पिछले दिनों में नज़र से गुजरी। कोर्ट में एक डीसी साहब को बुलाया गया, वो नहीं गए, पर्सनल हाजिरी पर बुलाया गया। एडीसी साहब चले गए और एडिशनल एडवोकेट जनरल साहब ने एडिशनल डिप्टी कमिश्नर को डिप्टी कमिश्नर की तरह कोर्ट में पेश कर दिया। बयानात हो गए, डॉक्यूमेंट्स दे दिए। वो जब साइन करने लगे, उसमें अपॉइंटमेंट लिखा तो एडिशनल, तो ये बात सामने आई। जिस यूनियन टेरिटरी में सरकारी रिस्पॉन्सिबल लोग, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, एडवोकेट जनरल, एडिशनल एडवोकेट जनरल जैसे ज़िम्मेवार लोग ऐसा गैर ज़िम्मेवाराना काम करते हैं, तो इनकी आदतें बड़ी बिगड़ी हुई हैं। एक निज़ाम जो चल रहा था 70 साल से उसकी, और जब तक ऐसे लोगों को या बदला नहीं जाए या इनको संवारा नहीं जाए, इनके रास्ते सीधे नहीं किए जाएं, तो इलेक्शन के बाद पॉपुलर गवर्नमेंट इनको सीधा नहीं कर सकती। जी, आज ही की न्यूज़ में है कि वो जो डिसिप्लिन के 300-350 केस थे करप्शन वाले, पिन पॉइंटेड, उनके ट्रायल शुरू क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि उसकी इजाज़त नहीं ली गई। क्यों नहीं ली गई? रेड टेपिज्म, कोई उसकी वजह नहीं है। ऐसे लोग शायद इंतज़ार कर रहे हैं कि कल इलेक्शन आ जाए, पॉपुलर गवर्नमेंट आ जाए, उन्होंने तो वोट के लिए काम करना है, तो ये सारे एक्शन रुक जाएंगे। तो क्या ये इनके यूनियन टेरिटरी में आज का माहौल इलेक्शन के लिए फिट है? बात सिर्फ मौसम की और सिक्योरिटी की नहीं है। बात यह है कि इलेक्शन करके पॉपुलर गवर्नमेंट आ गई तो क्या हम फिर प्री अगस्त 19 में नहीं चले जाएंगे? इसका मतलब है हमें पहले सफाई करनी पड़ेगी, उसके बाद तो इलेक्शन जब तक आपका मैदान साफ नहीं होता, जब तक ये क्रिमिनल्स अपने ठिकाने नहीं लगाए जाते, जब तक आपकी एडमिनिस्ट्रेशन एक साफ सुथरे तरीके से नहीं चलने लगती, इलेक्टेड गवर्नमेंट इनको सीधा नहीं कर सकती कोई भी। मैं किसी भी पार्टी का समर्थन या विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं सीधी बात कर रहा हूँ। जिसने वोट की तरफ देखना है और जिसने नोट की तरफ देखना है, वो देश को इतना सीधा सख्ती से नहीं चला सकता, क्राइम को नहीं मिटा सकता। उसके लिए आयरन हैंड चाहिए, सख्त पंजा चाहिए। वो इंसानी हो, वो कलम का हो या वो जेसीबी का हो। बिल्कुल सही कहा है कर्नल साहब। इस वक्त जम्मू कश्मीर में नार्को टेररिज्म बहुत ज़्यादा फैल रहा है। आज भी कश्मीर में बहुत से ठिकानों पर छापा मारा है और जम्मू में भी है, और ख़ासकर जो हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर है वहाँ से पाकिस्तान की तरफ से भी बहुत सारा इसको बढ़ावा दिया जा रहा है। और कल भी हमने एक स्टोरी की थी कि जम्मू में बिल्कुल पुलिस के नाक के नीचे वहाँ पे जो है ड्रग्स का धंधा हो रहा है, वो ऊपर उनको पता ही नहीं है। मतलब इससे आने वाले जो समय में जम्मू के यूथ के ऊपर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ने वाला है। सरकार सख्ती से कदम ले रही है, लेकिन अभी भी इसकी रोकथाम नहीं हो रही। देखिए, उसको बड़ा सही नाम दिया गया है, नार्को टेररिज्म। जो हमारा प्रॉक्सी वॉर चल रहा था, पहले तो युद्ध लड़के देखा पाकिस्तान, 3 जंग की, तीनों में मार खाई, 90-92 हज़ार लोग अपने कैद करा के घुटनों के बल बिठाकर छोड़कर चले गए।
जब देखा युद्ध से काम नहीं चला तो प्रॉक्सी वॉर शुरू की, टेररिज्म शुरू कराया, जिसमें मरने वाले बच्चे जिन्होंने हथियार उठाया सरकार के खिलाफ वो भी हमारे बच्चे, उनको मारने वाले जो फौजी लोग वो भी हमारे बच्चे, हर तरह से नुकसान हमारा था। अब जब उस पर भी काबू पा लिया है, उनको कंट्रोल कर लिया है, तो वो कोशिश कर रहे हैं एक तो ये कि इनको वापस ही ले जाओ यहाँ से, और जब वो नहीं हो पा रहा तो ये भी दूसरा रुख शुरू किया है नार्को टेररिज्म का कि इनकी मत मार दो, इनको पागल बना दो। और ये एक बड़ा भयानक युद्ध है जो सिर्फ पुलिस के कंट्रोल में नहीं, उसमें से भी शायद कुछ लोग ड्रग लेने के आदी बन चुके होंगे, बिल्कुल बिल्कुल, कुछ लोग उस बिजनेस में शायद कहीं कहीं शामिल हो चुके होंगे। ये युद्ध लड़ा जाना है हर घर में, हर परिवार में, हर स्कूल में, हर कॉलेज में। हर बड़े भाई को फिक्र करना है छोटे भाई का, हर बड़े भाई का फिक्र करना है माता पिता चाचा ताया ने, उनका फिक्र करना है स्कूल के टीचर्स ने, उनका फिक्र करना है कॉलेज के टीचर्स ने। एक दोस्त जो सच्चा दोस्त है उसने फिक्र करना है अपने दोस्त का, कहीं ये तो गलत रास्ते नहीं चल पड़ा। और जब तक पूरा देश, पूरी जनता, पूरी पब्लिक इस पर जागरूक नहीं होगी, ये मिन्हस आसानी से काबू आने वाला नहीं है। मोहल्ले में भी अगर आपको कोई शकीया आदमी पुड़ियाँ बेचता नज़र आता है, हर मोहल्लेदार का, जिम्मेवार बुज़ुर्ग का, नौजवान का फ़र्ज़ बनता है भाई तुम कौन है, क्या लेकर आया है, क्या बेच रहा है, क्यों बेच रहा है, क्यों है यहाँ। और ज़्यादा से ज़्यादा हेल्पलाइंस पुलिस को चाहिए, कंट्रोल रूम के अलावा ड्रग रिपोर्टिंग नंबर्स पब्लिक करें, और जो हर मोबाइल पर सेव हो। एक सिंगल नंबर दबाया, घंटी बजे, जी मैं रिहाड़ी चौक पर खड़ा हूँ या दो लोग कुछ मुझे शकिया नज़र आ रहे हैं, तकलीफ़ होगी, शायद कुछ फॉल्स अलार्म्स भी होंगे, पर जब तक इस लेवल पर हम नहीं जाएंगे तब तक इस मिन्हस को कंट्रोल करना आसान नहीं है। और ये शहरों में भी है, ये इंस्टीट्यूशंस में भी है, ये बॉर्डर एरियाज़ में भी है। और एक बार जब बच्चा इस नशरियात का आदी बन जाता है, हैबिचुअल हो जाता है, फिर उसको ब्लैकमेल किया जाता है कि जाइए ग्रेनेड उधर छोड़ा, वापस आ जाता, तेरे को डोज देता हूँ। अब उसको विड्रॉल सिम्टम्स आ रहे हैं, उसके हाथ पैर कांप रहे हैं, वो खड़ा नहीं हो पा रहा, ज़ुबान लड़खड़ा रही है, तो वो डोज लेने के चक्कर में कोई भी गलत काम कर देता है। एक बार कर देता है तो उसके बाद वो बस तो ब्लैकमेल का रास्ता खुल गया उसका। तो ये था तबसरा आज दोपहर तक का। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहें पीपी न्यूज़ लाइन। नमस्कार।